नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं दी गई। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया गया है। संविधान पीठ ने विधायिका का अधिकार बताया। संविधान पीठ में बहुमत से फैसला, शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं होता है। संविधान पीठ ने विधायिका का अधिकार इसे बता दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। बहुमत से फैसला, शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं होता है। संविधान पीठ ने विधायिका का अधिकार बताया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह ऐतिहासिक और बड़ा निर्णय लिया गया है। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार किया गया है। संविधान पीठ ने विधायिका का अधिकार बताया। संविधान पीठ में बहुमत से फैसले की बात सामने आई है। शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इस बात की जानकारी दी गई है। तो संविधान पीठ ने विधायिका को लेकर ये बड़ी जानकारी दी है। संविधान पीठ में बहुमत से ये फैसला सामने आया है। शादी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है, संविधान पीठ ने विधायिका का अधिकार बताया है। समलैंगिक विवाह के मामले में आज कोर्ट की तरफ से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। ये कहा गया है कि ये बहुमत से फैसला लिया जाएगा। आगे शादी का अधिकार मौलिक अधिकार के तौर पर नहीं रखा जाता है और ऐसे में अब निर्णय आगे लिया जा सकता है। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। तो केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बनाई जाए और केंद्र सरकार ही इस पूरे मामले पर, इस पूरे विषय पर अब निर्णय लेगी। इसके लिए बाकायदा संसद के अंदर कानून लाया जाए, स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई संशोधन किया जाए, उसके बाद ही इसको लेकर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। संविधान पीठ ने कहा है कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से एक अहम कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे विषय पर निर्णय लेगी। समलैंगिक जोड़ों के परिवार के राशन कार्ड पर विचार किया जाएगा। कोर्ट इस पर कानून नहीं बना सकती है। कोर्ट की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि कोर्ट की तरफ से कानून का पालन कराया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर कानून नहीं बनाया जा सकता। सरकार इस मामले पर पूरी तरह से अपना ध्यान आकर्षित करे। मान्यता ना देना या देना, ये पूरी तरह से उनका निर्णय होगा। कोर्ट इस पर कानून नहीं बना सकता है। कोर्ट कानून की व्याख्या कर सकता है, उस पर विचार विमर्श कर सकता है। सरकार इस मामले पर कमेटी बनाए, इस पर विधेयक पास करे, तमाम तरीके से संशोधन करे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई अहम निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला हम आपको बता रहे हैं। समलैंगिक शादियों को लेकर वैध बताने से या अवैध बताने से इनकार कर दिया गया है। कोर्ट इस पर कानून नहीं बना सकती है, इसकी जानकारी कोर्ट की तरफ से दी गई है। कोर्ट कानून की व्याख्या कर सकती है। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे, विपक्षी दलों ने मिलकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए INDIA गठबंधन बनाया है और इसके बनने के बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई है कि अगर गठबंधन को जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने कहा है कि उन्हें लगता है कि अगर INDIA गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो कांग्रेस अपनी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकती है। थरूर ने कहा कि अगले साल के चुनाव में विपक्षी गठबंधन की वजह से हैरानी भरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। INDIA गठबंधन की बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को शिकस्त देकर केंद्र में सत्ता में आने की संभावना है। दरअसल शशि थरूर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित कंपनी के प्रोफेशनल से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान अपनी ये बड़ी बातें उनकी तरफ से रखी गई है। We are a vast country. We have 543 parliament seats, and it's not the individual merit of one person that matters. It is who can get a majority, that is more than 272 MPs, to vote in favor of his or her government. And that means organized parties. So essentially, we're in a situation where, at the moment, there is an opposition coalition. I think the chances that there could be a surprise result in the election, who would then be the first Dalit Prime Minister of India,
or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. But at the same time, the merit of a parliamentary system is that the Prime Ministers are first among equals. And the other ministers also have great responsibility for their work. And whatever responsibilities may be assigned to me, I'm confident I can do full justice to. That's the way our system works. वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर जेडीयू का कहना है कि गठबंधन के नेताओं को ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए। ऐसे बयान से गठबंधन में खींचतान हो जाती है। अपने बलबूते अगर सरकार बनाने की क्षमता में आ जाती है और खुद उनको वो बहुमत आ जाता है तो नेचुरली कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा। इसमें कहाँ दो मत है? इसमें तो कोई दो मत है नहीं कि हाँ भाई आप जब उनको खुद बहुमत आ जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार हमको बहुमत आ जाता है, कांग्रेस को बहुमत आ जाता है तो अकेले बहुमत आ जाएगा तो नेचुरली कांग्रेस क्यों किसी को साथ लेके चलेगा? तो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा ही। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन का बहुमत आता है और इंडिया गठबंधन को जब बहुमत मिलेगा तो हम समझते हैं इंडिया गठबंधन के लोग बैठ करके निर्णय करेंगे। और इस तरह के बयान से अभी परहेज करना चाहिए। इस तरह के बयान देने से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें आपस में ही खींचातानी शुरू होगी। वहीं बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने कहा है कि जेडीयू कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार ने जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। समय में हमारे नेता ने कभी नहीं कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन हमारे ऐसा करोड़ों कार्यकर्ता कहते हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे। चूंकि जो उन्होंने दिखाया है बिहार के अंदर काम आपने देखा है, भाईचारा मोहब्बत साथ में विकास किया है, ये पूरा देश चाहता है और मैं चाहता हूं कि वो दिल्ली पहुंचे। और इस बीच दानापुर से आपको बड़ी खबर बताएं, गंगा नदी में 2 नाव डूब गई है। नाव पर सवार 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपस में टकराने के बाद नाव डूबी है। एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की खोज में लगातार जुटी हुई है। मनेर गौरैया स्थान के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे दानापुर से ये बड़ी खबर। एसडीआरएफ की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। गंगा नदी में 2 नाव की डूबने की खबर सामने आई है। दानापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, नाव पर करीब 11 लोग सवार थे और एक दूसरे से आपस में ही दोनों नाव टकरा गई, जिसके बाद 11 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसडीआरएफ की टीम लापता की खोज में लगातार जुटी हुई है। मनेर गौरैया स्थान के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बार बार नाव के ओवरलोडिंग की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन आज नाव के टकराने की वजह से 2 नाव आपस में टकराई, जिसके बाद नाव पलट गई। गंगा नदी में प्रवाह काफी ज्यादा है और इसी वजह से 11 लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। और बिहार में जातीय आंकड़े जारी होने के बाद बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, जिस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर नाराजगी है तो बीजेपी केंद्र में जनगणना करवा ले। वहीं सीबीआई द्वारा लालू की बेल कैंसिल कराने के लिए आवेदन पर तेजस्वी ने कहा है कि सीबीआई के पास कुछ नया नहीं, सत्य की हमेशा जीत होती है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने जापान दौरे पर कहा कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना ये उनकी ऑफिशियल यात्रा है। उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में, जहां बहालियां कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जातीय जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी। विकास मित्र हो, तालकी मरकज हो, आशा वर्कर हो, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है कर रहे हैं और इससे बेचैनी तो होगी। अच्छा, कोई पहली बार है, कितने आरोपी रहे हैं फॉरेस्ट स्कैम में, लेकिन तब कहीं याद नहीं आया। लालू जी के लिए ही वो कैंसिल कराने गए हैं, लेकिन कैंसिल कराने गए तो भाई ये बेस तो होना चाहिए ना, कोई पिटीशन में दम तो होना चाहिए ना, लेकिन सत्य की जीत होती है। सर, आप विदेश जा रहे हैं, जानकारी है? उसमें ऑफिशियल ट्रिप है। ऑफिशियल ट्रिप में जो है टूरिज्म को लेकर के, क्योंकि बिहार जो है बुद्धिस्ट
जहाँ से आप जान ही रहे महात्मा बुद्ध की धरती है ये, यहाँ से उनको एनलाइटमेंट मिला है। तो इसको लेके पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए हम लोगों का जो है स्टॉल भी वहाँ जो है लगा है। और जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में जारी सियासत अब चरम पर है। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग भी आपस में जातिगत जनगणना का श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जेडीयू इसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी इसका क्रेडिट डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को। मामले में पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अमित कुमार। जनगणना को लेकर के बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और आरजेडी में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। आपको हम दिखाना चाहेंगे दो पोस्टर, एक जेडीयू कार्यालय के बाहर लगा है और एक आरजेडी कार्यालय के बाहर। पहले इस पोस्टर को देखिए, ये जेडीयू कार्यालय है और जेडीयू कार्यालय के ठीक बगल में ये पोस्टर लगा है कि रच दिया इतिहास, जातीय गणना सफलतापूर्वक कराने एवं जारी करने के लिए बिहार की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं महागठबंधन सरकार को बहुत बहुत आभार। यानी कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो इसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रही है। और श्रेय देते हुए यहाँ पे कह सकते हैं कि पोस्टर जो है वो आसपास में कई पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए ये दूसरा पोस्टर है और इसमें नीतीश कुमार को जो है जातीय आधारित गणना जैसा ऐतिहासिक कदम के लिए धन्यवाद दिया गया है। ये धन्यवाद जो है बिहार की जनता से की तरफ से दिया जा रहा है और इसमें जेडीयू के तमाम जो चेहरे हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं। और यहाँ भी देखिए इसमें भी जो है बिहार में रचा इतिहास, जातीय आधारित गणना जैसे ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार जता रहा है आभार। और ये भी पोस्टर जो है वो लगाया गया है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। तो इस तरह से जो है जेडीयू जाति गणना का जो क्रेडिट है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रहा है। और आइए हम दिखाते हैं अब आपको आरजेडी के बाहर जो पोस्टर लगा है जिसमें यह क्रेडिट जो है नीतीश कुमार को नहीं बल्कि यह क्रेडिट जो है वो तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है। तो उस तस्वीर को भी हम दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो हम अब आए हैं आरजेडी कार्यालय के पास, देख सकते हैं हमारे बाएं हाथ में ये आरजेडी कार्यालय है और ये पोस्टर जो है वो आरजेडी के तरफ से लगाया गया है। और इसमें देखिए युवा तुर्क उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है कि युवा तुर्क उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अथक प्रयास से जातीय जनगणना कराना एवं प्रकाशित करना संपूर्ण जो है वो संपन्न हुआ है। भारतवर्ष के लिए ये एक मिसाल है, एक नज़ीर है। तो ये क्रेडिट जो है आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है और कोटि कोटि जो है आभार व्यक्त किया गया है। बिहार की जनता की तरफ से ये बधाई दिया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है तेजस्वी यादव को। तो कह सकते हैं कि जाति गणना को लेकर के जो क्रेडिट लेने की होड़ मची है आरजेडी जेडीयू के बीच में वो इस दोनों पोस्टर के जरिए साफ समझा जा सकता है। क्योंकि इस पोस्टर में नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। और इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव, उसके अलावा जगदानंद सिंह, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, तेजस्वी यादव समेत कुछ अन्य नेता जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात अगर कही जाए तो जाति जनगणना जो है वो महागठबंधन सरकार की तरफ से कराया गया था, लेकिन बात जब क्रेडिट लेने की है तो जेडीयू जो है इसका श्रेय नीतीश कुमार को दे रहा है, आरजेडी इसका श्रेय जो है क्रेडिट जो है वो तेजस्वी यादव को दे रहा है। तो समझा जा सकता है कि जाति जनगणना जो है वो सिर्फ विपक्ष के लिए ही एक राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में बैठे जो पार्टियां हैं वो भी इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इनकम टैक्स विभाग की 20 से अधिक ठिकाने पर छापेमारी लगातार जारी है। कई ठिकानों पर ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूपी और बिहार से जुड़े 2 बड़े ज्वेलर्स और उससे जुड़े कनेक्शन मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार के पटना समेत दिल्ली में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है। शंकर, क्या जानकारी है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, इस वक्त में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इस सर्च ऑपरेशन के तहत राजधानी दिल्ली, वाराणसी, गोरखपुर, पटना में विशेष तौर पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर पटना की बात करें तो पटना स्थित 2 लोकेशन है जहां पर इस वक्त में इनकम टैक्स की टीम मौके पे मौजूद है और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हालांकि इस पूरे केस की अगर बात करें तो ये केस जो है
वो उत्तर प्रदेश से उसका वास्ता है। उत्तर प्रदेश की जो यूनिट है इनकम टैक्स की, उसके द्वारा ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जो पटना का लोकेशन है, वो लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण है और वहां से जुड़े हुए जो 2 आरोपी हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इस मामले में जो मुख्य तौर पर जानकारी मिली है, हनी ज्वेलर्स और एनडीएस ज्वेलर्स, ये 2 जो ज्वेलर्स हैं उसके खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मैं फिर से नाम बताना चाहूंगा, एनडीएस ज्वेलर्स और हनी ज्वेलर्स। इनके खिलाफ जो कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां और महत्वपूर्ण इनपुट जो हैं वो इनकम टैक्स को मिले थे और पिछले कुछ वक्त के दौरान में लगातार इन दोनों ज्वेलर्स के द्वारा जो टैक्स चोरी का जो मामला है वो निकल के सामने आ रहा था। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए काफी इनपुट को इकट्ठा किया गया, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद आज एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इनकम टैक्स के द्वारा तकरीबन 2 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले पे हमारे सूत्र बताते हैं कि 2 दर्जन लोकेशन पर आज सुबह में तकरीबन 6:30 ही टीम मौके पे पहुंची और उसके बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो मुख्य तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली के जो 2 दर्जन लोकेशन है वहां पर अभी भी जांच अधिकारी जो है मौके पे मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को, दस्तावेजों को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है और उससे संबंधित जो भी पूछताछ की जो एक साधारण सी प्रक्रिया होती है वो तमाम प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है ये जो वाकई शंकर देखने वाली बात होगी कि इस ऑपरेशन में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस कार्रवाई के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर, राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में सोमवार देर रात आई जबरदस्त बारिश और पानी के साथ साथ ओले पड़ने से आवागमन बाधित हो गया है। पटना के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ सड़क पर गिर आए, जिसकी वजह से कई जगह आवागमन ठप हो गया। और ऐसे में आज सुबह जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारकेड बाहर निकला तो वो भी फंस गया। दरअसल नीतीश हर रोज की तरह सचिवालय के लिए निकले, लेकिन जब रास्ता बाधित हो गया तो कारकेड छोड़कर वो पैदल ही सचिवालय के लिए निकल पड़े। सीएम को ऐसा देख सचिवालय कर्मी भी हैरान रह गए। मुख्यमंत्री को पैदल चलते देख उनके अधिकारी भी आनन फानन में गाड़ी से उतरे और उनके साथ पैदल चलने लगे। आपको बता दें कि सीएम जहां से पैदल चलने लगे वहां से सचिवालय करीब 200 से 250 मीटर दूर था। सीएम के पैदल चलने की तस्वीर से इतना तो साफ हो गया है कि सीएम नीतीश पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये तस्वीर उन लोगों को जवाब भी है जो सीएम के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।